हेलो गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। सो टुडे आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 10 जो है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, ये लेसन हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है, कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई थिंक 2 या 3 वीडियो में ये पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर सकते हैं। एज आपके पास एक छोटा सा प्रिसाइज नोट हो जाएगा इस लेसन का, जो आई थिंक पूरी तरीके से मैंने समरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे नोट करते जाइए। नहीं, अगर आपने नोट्स किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप सारे पॉइंट्स को मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ एडिशनल पॉइंट हैं, मतलब जो पॉइंट आपने नहीं लिखे हैं वो आपको लिखने चाहिए, तो आप लिख लीजिए। या फिर आपको लगे जो नहीं लिखे हैं लेकिन आपने लिखे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है, वायुमंडलीय भार किसे कहते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट था, ये मैंने आप लोग को उस टाइम भी बताया था जब मैं पढ़ा रही थी। तो आइए आज पढ़ते हैं। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाले भार को वायुमंडलीय भार कहते हैं। दूसरा है, वायुमंडल भार तथा दाब को मिलीबार या हेक्टोपास्कल में मापा जाता है। ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो वायुमंडलीय भार है ना, उसे नापते कैसे हैं। तो कैसे नापते हैं, मिलीबार तथा हेक्टोपास्कल में नापा जाता है, ये आप लिख सकते हैं। थर्ड है, महासागरीय सतह पर वायु दाब 1013.25 मिलीबार होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो महासागरीय सतह है वहाँ पे औसत वायु दाब कितना होता है। तो आप लिखेंगे 1013.25, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मानचित्र पर वायु दाब को समदाब अथवा संभार रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, समदाब रेखा वह काल्पनिक रेखा है। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ लिया कि समदाब अथवा संभार रेखा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि समदाब रेखाएं होती क्या हैं। तो दो समदाब रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलती हैं। कौन सी रेखाएं हैं ये? समदाब रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समदाब रेखाओं के बिंदु के बीच के वायुदाब में परिवर्तन को दाब प्रवणता कहते हैं। किसे कहते हैं? दो समदाब रेखाओं के दो बिंदुओं के बीच वायु दाब में हुए परिवर्तन को दाब प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट है, वायु दाब में परिवर्तन से वायु जो है वो गतिशील हो जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल के लगभग समांतर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पवन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के धरातल के लगभग समांतर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, पवनों की दिशा और वेग को वायु दाब प्रवणता, कॉरियोलिस बल, अभिकेंद्रीय त्वरण और घर्षण बल इत्यादि जो कारक हैं ये प्रभावित करते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो वायु की दिशा है या वेग है तो उन्हें ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो ये 4 कारक हैं, कौन कौन से हैं? वायु दाब प्रवणता है, कॉरियोलिस बल है, अभिकेंद्रीय त्वरण है तथा घर्षण बल है, ठीक है। नेक्स्ट है, पवनें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आपको पता है क्या? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। तो देखिए जो पवनें हैं वो कौन कौन से 3 प्रकार की होती हैं? प्रचलित पवनें, भूमंडीय पवनें या फिर सामयिक और स्थानीय पवनें। यानी कि प्रचलित पवनें तो हो गई, भूमंडीय पवनें भी हो गई, और नेक्स्ट है उसके 2 नाम हैं, या तो आप उसे सामयिक पवनें भी कह सकते हैं या तो स्थानीय पवनें भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर
तेज गति से निरंतर चलने वाले सकरे वायु प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जेट स्ट्रीम जो है ये क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे? ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति से निरंतर चलने वाले सकरे वायु प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहते हैं। इनकी जो गति है वो 300 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिति जो है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच 5 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थित होती है। अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? आपको पता है क्या? वैसे मैंने बताया है आप लोगों को पढ़ाते वक्त। यदि आपको पता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। हाँ चलिए मैं 10 तक काउंट भी करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ तो चलिए बताते हैं वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या लिखा है? समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है तथा मापन के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग होता है? आपको अगर पता है तो जल्दी से बताइए कि वायु दाब जो है वो किस यंत्र से मापा जाता है तथा मापन के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो जो वायु दाब है ना वो पारद वायु दाब मापी या फिर निद्रव बैरोमीटर से नापा जाता है। देखिए दो नाम हैं, दोनों में से आपसे कोई भी पूछ सकता है या फिर आपको ऑप्शन में कोई भी दिया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे आप? या तो पारद वायु दाब मापी या तो निद्रव बैरोमीटर। ठीक है, और इकाई क्या है? मिली बार है या तो हेक्टो पास्कल है। क्या है? मिली बार है या तो हेक्टो पास्कल है। नेक्स्ट पे आते हैं, वायु दाब की ह्रास यानी कि कमी दर क्या है? वायु दाब की जो ह्रास दर है वो क्या है? तो आइए जानते हैं। वायुमंडल के निचले हिस्से में अधिक तथा ऊंचाई के साथ तेजी से घटता है। वायु दाब जो है वो वायुमंडल के निचले हिस्से में अधिक तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तेजी से घटता है। यह ह्रास दर प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है। कितनी होती है? प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समदाब रेखाओं यानी कि आइसोबार को परिभाषित कीजिए। ये सारे जो भी क्वेश्चन आए हैं ना ये मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने क्लास अच्छे से किया होगा और नोट किया होगा तो आप इस सारे आंसर्स को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आइसोबार क्या है? तो चलिए जानते हैं। समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। किन्हें कहते हैं? समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले, यानी मान लीजिए ये कोई दो स्थान है। ठीक है, इनका जो वायु दाब है ना ये एक समान है। अब इन दोनों स्थानों को मिलाते हुए जो रेखाएं खींचेंगे ना उसे हम समदाब रेखाएं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका समदाब रेखाओं का पास या दूर होना क्या प्रकट करता है? आप लोगों को पता है क्या? तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि समदाब रेखाओं का पास या दूर होना क्या प्रकट करता है। तो देखिए जो समदाब रेखाएं हैं ना यदि वे पास पास हैं तो दाब प्रवणता अधिक होती है और यदि वो दूर दूर हैं तो इनकी जो दाब प्रवणता है वो कम होती है। ठीक है, तो यही प्रकट करता है कि यदि समदाब रेखाएं, ये जो रेखाएं पास होंगी तो इनकी जो दाब प्रवणता है वो अधिक होगी। ठीक है, और यदि ये समदाब रेखाएं दूर होंगी, ठीक है, तो इनकी जो दाब प्रवणता है वो कम होगी। ओके
नेक्स्ट है आपका दाब प्रवणता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, दाब प्रवणता क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाब में जो अंतर होता है ना, उसे ही हम दाब प्रवणता कहते हैं। क्या होता है, मान लीजिए ये कोई स्थान है और ये कोई स्थान है, ठीक है, इन दोनों स्थान में दाब में जो अंतर है उसे ही आप क्या कहेंगे, दाब प्रवणता कहेंगे। नेक्स्ट है स्थानीय पवनें किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता है तो जल्दी से बताइए, स्थानीय पवनें किसे कहते हैं। तो देखिए, तापमान की भिन्नता एवं मौसम संबंधी अन्य कारकों के कारण किसी स्थान विशेष में जो पवनों का संचलन होता है ना, उसे ही हम स्थानीय पवनें कहते हैं। देखिए, अब इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ताप की भिन्नता, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में हर स्थान पे अलग अलग ताप होता है, ठीक है। अब जो ताप यूपी में है, ज़रूरी नहीं है ना कि वैसा ही तापमान आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाए या राजस्थान में मिल जाए या आपको दिल्ली में मिल जाए, नहीं पॉसिबल है, अलग अलग तापमान होता है। तो तापमान की भिन्नता एवं मौसम संबंधी अन्य कारक के कारण किसी स्थान में एक विशेष पवनों का संचलन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्थानीय पवनें कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये तो याद भी हो गया होगा आपको कि तापमान की भिन्नता एवं अन्य मौसमी कारकों के कारण किसी भी स्थान में जो विशेष प्रकार की पवनों का संचलन होता है, उन्हें ही हम स्थानीय पवनें कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ना, उन्हें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको बताया भी था और मैंने इसे कहा भी था कि हाँ, ये लाइन मैं आप लोगों से पूछूंगी। कहा था ना, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस की हैं तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल ये लाइन बोली थी, तो आपने इसे याद किया है, तो ये तो आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इससे आपने याद कर लिया कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, विली विलीज कहते हैं, ठीक है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट है टॉर्नेडो क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्या किसी को पता है क्या कि टॉर्नेडो क्या है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, टॉर्नेडो क्या है। आपके पास 5 सेकंड हैं, ज़्यादा नहीं, बताइए बताइए जल्दी से। लिख लिया सबने? चलिए, तो आइए मैं बताती हूँ, फिर आप इसे मैच कीजिएगा, सही है कि गलत है। मध्य अक्षांशों में स्थानीय तूफान तणित झंझा के साथ एक भयानक रूप ले लेते हैं, यानी कि मध्य स्थानों में जो तूफान होते हैं ना, उनका जो रूप है काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। इसके केंद्र में अत्यंत कम वायु दाब होता है और वायु ऊपर से नीचे एक आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह आती है। इसी घटना को टॉर्नेडो कहते हैं। इसमें बताया गया है कि जो मध्य अक्षांशों में जो तूफान होते हैं, इनका जो मध्य में काफ़ी ज़्यादा रूप भयानक और आक्रामक होता है, और ये ऊपर से नीचे की ओर जो वायु का प्रवाह होता है चारों ओर मध्य में, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है, इसे ही हम टॉर्नेडो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी कि IITZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन प्रायः कहाँ होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है MCQs में बहुत आसानी से। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र याद कर लीजिएगा, क्या है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ है, विषुवत वृत्त के निकट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वायु राशि से क्या अभिप्राय है। तो बताइए, आपको पता है क्या वायु राशि से क्या अभिप्राय है? अब आप सोच रहे होंगे मेरी राशि तो मकर है। नहीं नहीं, ये ह्यूमन की राशि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैं वायु राशि पूछ रही हूँ, और इस राशि में पैसे की भी बात नहीं है। तो ये जानते हैं, जब वायु किसी विस्तृत क्षेत्र पर पर्याप्त काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रहती है ना, तो वो उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। तापमान और तथा अन्य गुणों को धारण की हुई इस वायु को हम वायु राशि कहते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है तथा इसमें कई परतें होते हैं। आप कह सकते हैं कि मान लीजिए यूपी में जो वायु राशि
बह रही है ये उसके गुणों को धारण किए हुए है ना, उसी के अकॉर्डिंग चलती है। एक तापमान निश्चित है, उसी पे उसी मंद गति या फिर तेज़ गति से चलती है तथा उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करती है। उसे ही आप क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। अब हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये मैंने कहा है आपसे कि ये 2 या 3 क्लास में कंप्लीट होगा। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं बट ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका जो लेसन है ना वो पूरी तरीके से मतलब मैं एकदम समरी करके आप लोगों को समराइज़ कर दूंगी, आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी। अगर आप इसे भी पढ़ लेंगे ना तो ये लेसन आपका समझिए कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हैं हम लोग ताकि मतलब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि 11th और 12th की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपके माइंड में कोई क्यूरी हो तो आप इसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं कल फिर हम नए क्वेश्चंस के साथ।